पापा पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने को ले आइए ना। ठीक है बेटा, तुम यहीं पर रुकना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। ठीक है? ठीक है पिताजी, हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप जल्दी से खाना लेकर आ जाइए। फिर वह सुअर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। मंत्री जी, हमें शिकार पर जाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो, आज हम दोनों जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इतना सोचकर राजा और मंत्री अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। इधर वह सुअर भी जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढता रहता है। और उसी जंगल में वह राजा और मंत्री भी आ जाते हैं। तभी मंत्री की नजर उस सुअर पर पड़ती है और वह राजा से बोलता है, अरे महाराज, वो देखिए, एक बड़ा सा सुअर जा रहा है। हाँ मंत्री जी, यह तो बहुत बड़ा सुअर है। मैं अभी इसे मारता हूँ। राजा अपने धनुष पर तीर लगाता है और उस सुअर पर निशाना साधता है। तभी वह सुअर राजा को देख लेता है। अरे, लगता है यह राजा तो मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर तीर चलाने वाला है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना यह राजा तो मुझे मार देगा। इतना सोचकर वह सुअर वहां से भागने लगता है। तभी वह राजा उस सुअर पर तीर चला देता है, लेकिन वह सुअर बच जाता है। तभी राजा उस सुअर पर दूसरा तीर चलाता है, तो वह तीर उस बेचारे सुअर के पैरों में लग जाता है और वह सुअर घायल हो जाता है। घायल अवस्था में वह सुअर अपनी गुफा में चला जाता है। अरे पिताजी, ये आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत सारा खून निकल रहा है। बच्चों, एक राजा आया है शिकार करने के लिए। उसने मुझे देखा और मेरे ऊपर तीर चला दिया। उससे मैं घायल हो गया हूँ। मुझे माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पिताजी, हम भूखे रह लेंगे। बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, किधर गया वह सुअर? शायद वह यहीं कहीं छुपा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह सुअर यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। बच्चों, लगता है वह शिकारी राजा यहीं पर आ गया है। मुझे यहाँ से तुरंत ही जाना होगा।
नहीं तो वह राजा मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देगा। नहीं पिताजी, आप मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों, अगर मैं नहीं गया तो वह शिकारी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएंगे। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह सुअर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस गुफा से बाहर आ जाता है। तभी वह राजा उसे देख लेता है और उस पर फिर से तीर चलाता है। वह तीर सुअर को लग जाता है और सुअर बेचारा वहीं पर मर जाता है। अपने पिता के गुजर जाने के बाद वह दोनों सुअर के बच्चे जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं। तब उन्हें एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वह दोनों बच्चे उस साधु महाराज के पास जाते हैं और साधु महाराज से मदद मांगते हैं। बच्चों, एक बार की बात है। अरे वाह वाह, यहाँ पर तो कितने सारे तरबूज हैं। मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। जल्दी से जाकर इन तरबूजों को खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटा लेता हूँ। वह सुअर जंगल से आया था और लोगों की फसल को खा रहा होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही तो मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट सुअर ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अरे गोपी भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अरे भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। देखो ना, उस दुष्ट सुअर ने मेरे सारे तरबूज बर्बाद कर दिए। वह किसान भी गोपी किसान की बात सुनकर परेशानी में आ जाता है। हे भगवान, यह सुअर यहाँ तक आ गया। पास में मेरा ही खेत है, कहीं इस सुअर ने मेरा खेत तो बर्बाद नहीं कर दिया। चलो जल्दी से जाकर खेत पे चलकर देखता हूँ। वह किसान भी अपने खेतों की तरफ जाता है। वह खेत पर जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी फसल उस दुष्ट सुअर से बचा कर रखी है। परंतु इसमें इतना ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। आज उसने गोपी किसान का खेत बर्बाद किया है। यदि कल वो मेरे खेत में आ गया तो मेरा खेत भी बर्बाद कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, अपने खेत के चारों तरफ जाली लगा देता हूँ, जिससे वह सुअर मेरे खेत के अंदर ना आ पाए। फिर वह किसान अपने खेत के चारों तरफ जाली लगा देता है, जिससे वह सुअर अंदर ना आ पाए। और शाम को वापिस अपने घर चला जाता है।
अरे बेटा किशन, इतनी शाम डले कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं चाचा, बस खेत पर ही था, अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। जिस तरह वह सुअर सबकी फसल खा रहा है, उसी तरह कहीं मेरी ना खा जाए, बस इसी बात का डर लगा रहता है। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। बस हम किसान लोग अपनी फसल की रखवाली के लिए स्वयं ही जा सकते हैं और उस सुअर का कुछ नहीं कर सकते। भला उस सुअर को मारने के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डाले? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। यह सुअर तो किशन के खेत की ओर से आ रहा है। कहीं इस सुअर ने किशन की फसल को बर्बाद तो नहीं कर दिया? चलो जल्दी से जाकर किशन को बताता हूँ यह बात। वह व्यक्ति तुरंत ही उस सुअर को देखकर वहां से चला जाता है, किशन को यह बात बताने के लिए। अरे भाया किशन, जल्दी से बाहर आओ। तभी किशन अपने घर से निकलकर आता है। हाँ बताओ मुरारी भैया, क्या हुआ? अरे भाई किशन, तुम्हारे खेत की ओर से एक सुअर जाता हुआ दिखाई दिया। नहीं नहीं भाई, ऐसा क्या बोल रहे हो? मैंने तो कल अपने खेत के चारों तरफ जाली लगाई है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर देखता हूँ। किशन उसी वक्त वहां से अपने खेत के लिए चल देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर जिसका डर था वही हो गया। मेरे सारे फसल बर्बाद कर दी। अब मैं नहीं जीऊंगा। इस तरह से तुम्हारे पिता ने गांव के बहुत से लोगों को बहुत कष्ट दिया था, इसलिए उनकी आयु इतनी ही थी। यह तो प्रकृति का नियम है। मनुष्य हो या जानवर हो, अपने कर्मों का फल उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है।